इन्वेंट्री के जो बुक के अंदर क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा उसका। वो मेरा ख्याल है वो 3 घंटे की एक रिकॉर्डिंग है, वो मैंने सारे सवाल उसमें सॉल्व कराए हुए, तो जो जो सवाल आपको चाहिए होगा आप उधर से सॉल्व कर लेंगे। ये APQs मैंने नहीं कराए हुए, एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं तो इन्वेंट्री के क्वेश्चंस भी हमारे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है जी, शुरू करते हैं जी। ऑब्जेक्टिव बेस्ड MCQs ICAP ने जो एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस के नाम से जो बुक दी हुई है उसके अंदर ये क्वेश्चंस है सारे। कॉस्ट ऑफ परचेज में क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करते हैं जी। आफ्टर प्रिपेयरिंग ड्राफ्ट अकाउंट्स साइमा रिव्यूड हर क्लोजिंग इन्वेंट्री। उसको ये पता चला है कि सम आइटम्स विच आर इंक्लूडेड एट द कॉस्ट ऑफ ₹26 कैन बी सोल्ड फॉर ₹2550, यानी कि उसकी सेल प्राइस जो थी वो 2550 है और उसके ऊपर अभी ₹65 का कुछ सेलिंग कॉस्ट भी लगेगी। तो वो पूछ रहा है कि भाई साइमा के प्रॉफिट्स के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट होगा। हम लोगों ने ऑलरेडी एक आइटम को इंक्लूड कर दिया हुआ है क्लोजिंग इन्वेंट्री के अंदर, ड्राफ्ट अकाउंट्स भी बन चुके हैं। इसका मतलब ये है कि वो जो क्लोजिंग स्टॉक था वो आपकी इन्वेंट्री में रिकॉर्ड हो चुका है। अब आपको पता चला है कि देयर इज़ एन NRV लॉस। NRV लॉस है आपका। कैसे? एक आइटम है जिसकी कॉस्ट जो है वो 2600 है और उसकी NRV कैसे कैलकुलेट होती है? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सेल्स। सेल प्राइस है 2550 रुपये, एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल जो है वो कोई नहीं है, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सेल जो है ये 65 है। ठीक है जी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इसका जो NRV बनती है वो कितनी बनती है जी? 2485 रुपये। ठीक है, 1550 और 15 माइनस की 2485 रुपये। और इस वक्त इसकी कॉस्ट हमारे पास कितनी आ रही है? 2600। इसको तो हमें NRV पे रिकॉर्ड करना चाहिए था। जो चीज़ NRV पे रिकॉर्ड करनी हो, और इन्वेंट्री की रिकॉर्डिंग सारी कर चुके हैं हम लोग, कॉस्ट ऑफ सेल्स में भी उसकी एंट्री कर चुके हैं, हम उसकी जो है वो इन्वेंट्री में भी रिकॉर्डिंग कर चुके हैं, तो हमें इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा NRV लॉस को। तो NRV लॉस की जो एंट्री होती है, हम लोग लॉस रिकॉर्ड करते हैं, लॉस अकाउंट डेबिट, NRV लॉस अकाउंट डेबिट और इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट। यानी कि हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा NRV लॉस से। जो चीज़ हमने 2600 पे रिकॉर्ड की हुई थी वो अब 2485 रुपये पे रिकॉर्ड होगी। तो एक्स्ट्रा जो इन दोनों का जो डिफरेंस है 115 रुपये, वो अब हमें माइनस करना होगा। 115 रुपये से हमारी जो इन्वेंट्री की वैल्यू है वो कम हो जाएगी और इसी 115 रुपये से हम NRV लॉस रिकॉर्ड करेंगे। जब लॉस रिकॉर्ड करेंगे तो प्रॉफिट हमारा रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है जी। तो प्रॉफिट विल बी डिक्रीज्ड बाय 115 रुपये। प्रॉफिट जो है 115 रुपये से रिड्यूस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने पहले 2600 पे स्टॉक रखा हुआ था, और स्टॉक और प्रॉफिट का जो रिलेशनशिप होता है ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि क्लोजिंग स्टॉक का जो रिलेशनशिप होता है कॉस्ट ऑफ सेल्स के साथ वो इनवर्स रिलेशनशिप होता है कॉस्ट ऑफ सेल्स के साथ। तो जितना क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा कॉस्ट ऑफ सेल्स उतनी कम होगी। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा, कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हो जाएगी। और कॉस्ट ऑफ सेल्स का क्योंकि आपके प्रॉफिट के साथ इनवर्स रिलेशनशिप होता है, जितनी ज़्यादा कॉस्ट ऑफ सेल्स उतना कम प्रॉफिट। तो हम क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट के साथ जो रिलेशनशिप है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वो क्या होगा जी? डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा। क्लोजिंग स्टॉक का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है प्रॉफिट के साथ। ठीक है जी। क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, क्योंकि क्लोजिंग का कॉस्ट ऑफ सेल्स के साथ इनवर्स रिलेशनशिप होता है और कॉस्ट ऑफ सेल्स का प्रॉफिट के साथ भी इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ये भी माइनस होता है, ये भी माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। तो अगर हम क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का रिलेशन निकालें तो वो डायरेक्ट होता है जी रिलेशन। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक कम होगा तो प्रॉफिट भी कम होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? हमारा क्लोजिंग स्टॉक कम हो रहा है तो प्रॉफिट भी हमारा कम होगा। कितनी अमाउंट से? 115 रुपये से। हमने क्लोजिंग स्टॉक 2600 पे रिकॉर्ड किया हुआ था और अब हमें लग रहा है कि ये 2550 रुपये जो है वो या ये 2485 रुपये जो है वो इसकी NRV है, इसको NRV पे रिकॉर्ड करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। तस्वीब कारपोरेशन सेल्स 3 प्रोडक्ट अल्फा बीटा एंड गामा। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वाज अवेलेबल फॉर द ईयर एंडेड। ओरिजिनल कॉस्ट दी हुई है कि कितने का आया था, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सेल्स भी लिखी हुई है। और इन्वेंट्री यूनिट वो कहता है जी 300, 380, 240 है। वो कहता है कि द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर
एंड ऑफ द ईयर पे वैल्यू किस अमाउंट पर रिकॉर्ड की जाएगी, लोअर ऑफ कॉस्ट या एनआरवी के ऊपर। इस आइटम की कॉस्ट कितनी है 10 रुपये अल्फा की, और एनआरवी कितनी है 12 रुपये, तो किस पे रिकॉर्ड करेंगे 10 रुपये के ऊपर। 10 रुपये के ऊपर 300 यूनिट जब आप लिखेंगे तो आपकी कॉस्ट कितनी आएगी 3000 रुपये। दूसरा है जी कॉस्ट 13 रुपये है, एनआरवी जो है वो 9 रुपये है, कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे या एनआरवी के ऊपर। एनआरवी 380 यूनिट्स की कितनी बनेगी, 9 से मल्टीप्लाई करें 3800 माइनस 380 3420, इतने बनता है, ठीक हो गया। गैमा है जी 14 इसकी जो है वो एनआरवी 12 रुपये है और ओरिजिनल कॉस्ट 15 रुपये है। इसको किस अमाउंट पर रिकॉर्ड करना है 12 रुपये के ऊपर, तो 12 × 240 कितना बनता है जी 2880। इन तीनों को जमा करेंगे तो हमारे पास टोटल इन्वेंट्री की कॉस्ट आ जाएगी 3000, 3420 और 3880, 9300, 9300 इज द अमाउंट जिसके ऊपर आपकी इन्वेंट्री जो है वो प्रेजेंट की जाएगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। ऊपर वाले सवाल में क्या था, उसने कहा था ऑलरेडी हमने रिकॉर्ड कर ली हुई है और हमने एक्स्ट्रा रिकॉर्ड कर लिए थे 115 रुपये, तो उसको हमने कम कर दिया। यहाँ पे उसने ये पूछा है कि रिकॉर्ड कितने पे करनी है, तो हम कहेंगे कि यार वो वाली गलती ना बाद में हो जाए, तो इसलिए अभी से इसको लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरपी पे रिकॉर्ड करना है आपने इन्वेंट्री के अंदर। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल इसी तरह से एनआरवी कैलकुलेट करने का है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डैनियल अमाउंटिंग टू रुपीज 130-200 बट लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड दैट सम डैमेज्ड आइटम्स वर इंक्लूडेड हैविंग कॉस्ट ऑफ रुपीज 25,000। तो 1,30,200 में से 25,000 आपकी आइटम्स ऐसी थी जो कि डैमेज हो गई थी। टोटल रिपेयर कॉस्ट जो थी उसकी 3500 थी। आफ्टर रिपेयर दीज कुड बी सोल्ड फॉर रुपीज 18,000। तो 1,30,000 रुपये की अंदर जो है ना 25,000 की इन्वेंट्री ऐसी थी जिसकी एनआरवी रिकॉर्ड करनी होगी और उसको एनआरवी पे रिकॉर्ड करना होगा। अगर उसकी एनआरवी उसकी कॉस्ट से कम हुई तो ठीक है, वो हमें कॉस्ट उसकी कितनी लग रही है 25,000 है और 25,000 के ऊपर हम लोग 3500 लगाएंगे तो वो 18,000 की बिकेगी। तो इसकी एनआरवी कितनी होगी 18,000 उसकी सेल प्राइस है। कॉस्ट टू सेल जो है वो 3500 है। कॉस्ट टू सेल है रिपेयर कॉस्ट, ECS है ये, एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सेल्स जो है उसमें नहीं दी हुई, वो सेलिंग या मार्केटिंग एक्सपेंस को कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि 1,30,200 में से 25,000 अलग करेंगे और बाकी अलग है। बाकी कितना बचता है जी 1,05,200। इस 25,000 की कैलकुलेशन करते हैं। इसकी एनआरवी आएगी 18,000 माइनस 3500 यानी कि 14,500 और इसकी कॉस्ट जो है वो 25,000 है। इन दोनों में से लोअर कौन सी है उस अमाउंट पे इसको रिकॉर्ड करना है। ये वाला जो 1,05,200 है इसका कोई मसला नहीं है, ये एज इट इज इसमें आएगा। तो इसका मतलब ये है कि इन्वेंट्री जो है डैमेज्ड आइटम की कॉस्ट 14,500 और गुड आइटम्स की कॉस्ट 1,05,200, इन दोनों को जमा करके आएगी 1,20,000। अच्छा ये 5,200 है, 1,19,700। तो हमारे पास करेक्ट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री आइटम आएगी 1,19,700। ठीक है जी। कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू दी गई है क्वेश्चन 7 में, इसको आपस में कंपेयर करना है, दैट इज नॉट एन इशू। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी आइटम जो है वो कॉस्ट में परमिटेड नहीं है। नॉन रिफंडेबल टैक्सेस कॉस्ट में आएंगे, स्टोरेज कॉस्ट कॉस्ट में नहीं आएगी। स्टोरेज कॉस्ट जो है वो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में जो है वो परमिटेड नहीं होती। शिपिंग कॉस्ट ये कैरेज इनवर्ड को कहते हैं, ये आती है। फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, जो आपके ओवरहेड्स है मैन्युफैक्चरिंग के, वो भी आपकी इसकी कॉस्ट में शामिल होंगे। स्टोरेज कॉस्ट शामिल नहीं होती। क्वेश्चन 9, एन एंटिटी शुड सोल्ड गुड्स ऑफ वर्थ रुपीज 1 मिलियन। 10 लाख की चीजें उन्होंने बेची हैं। द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ द गुड्स वर 6 लाख, द कैरेज आउटवर्ड ऑफ रुपीज 50,000 एंड कमीशन पेड टू एजेंट वर आल्सो रुपीज 50,000। कमीशन पे किया है, ये आपका सेलिंग एक्सपेंस है। कैरेज आउटवर्ड आपका सेलिंग एक्सपेंस है। कॉस्ट ऑफ द गुड्स वर 600,000, 6 लाख रुपए। व्हाट इज द ग्रॉस एंड नेट प्रॉफिट। ठीक है जी, ग्रॉस प्रॉफिट में हम सिर्फ आइटम की कॉस्ट माइनस करेंगे, ये भी हमारा सेलिंग एक्सपेंस है और कैरेज आउटवर्ड भी हमारा सेलिंग एक्सपेंस होता है जो ग्रॉस प्रॉफिट से नीचे माइनस होता है। तो हम लोग कहेंगे जी सेल प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स, सेल आइटम की जो है वो 10 मिलियन है, सॉरी 1 मिलियन है।
और कॉस्ट ऑफ सेल्स 0.6 मिलियन है, 6 लाख को 0.6 मिलियन कहते हैं, तो हमारा जीपी कितना आएगा जी 0.4 मिलियन। इसमें से आप लेस करेंगे 0.05 एंड 0.05 मिलियन का सेलिंग एक्सपेंस, 0.05 माइनस कर दिया, और मार्केटिंग आपने माइनस कर दिया, जो आपका कमीशन है 0.05 का, तो आपके पास 0.3 मिलियन का नेट प्रॉफिट बचा। ठीक है जी, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट 0.4 मिलियन है और नेट प्रॉफिट 0.3 मिलियन है। अब देखें 50,000 को भी मैंने मिलियंस में कन्वर्ट करके लिखा है, तो 0.05 मिलियन बनता है। और किसी भी आइटम को मिलियंस में कन्वर्ट करके लिखना हो तो आप कैलकुलेटर पे उसकी अमाउंट लिखें और उसको डिवाइड करें 1 मिलियन पे, तो आपके पास आ जाएगा ये कितने मिलियन है। तो 50,000 डिवाइडेड बाय 1 मिलियन, आपके पास आंसर आ जाएगा 0.05 मिलियन। और मार्केटिंग एक्सपेंस जो आपका कमीशन है वो भी 0.05 मिलियन था, तो आपके पास आंसर 0.3 मिलियन बच जाता है। बजूका लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स ऑफिस इक्विपमेंट फॉर वर्क प्लेस। The stock equipment was included in the closing inventory as of 31 December 2019 at the cost of rupees 50,000 per equipment। 50,000 रुपया एक आइटम की कॉस्ट है। कितनी आइटम्स है ये अभी नहीं बताया, लेकिन उसने ये बताया है कि 31 दिसंबर ईयर एंड के ऊपर उसकी आइटम के अंदर 50,000 पर इक्विपमेंट के अमाउंट पे चीजें मौजूद हैं। एक आइटम जो है वो 50,000 की है। ड्यूरिंग द फाइनल ऑडिट द ऑडिटर्स नोटेड दैट द सब्सीक्वेंट सेलिंग प्राइस ऑफ द इन्वेंट्री एट 15 जनवरी 2020 वाज रुपीज 40,000 पर आइटम। ऑडिटर्स ने आके देखा कि कॉस्ट के अंदर तो 50,000 की आइटम पड़ी हुई है और जब बेचते हैं तो 40,000 की बेचते हैं। ये क्या हुआ, कैसे हुआ? अब यहां पे जरा सोचें कंपनी क्या करती होगी। कंपनी जो है ना, हमने कहा है कि क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, यही बात की है। अगर मेरा प्रॉफिट कम हो जाए तो कंपनी वाले नाराज होंगे, तो प्रॉफिट को ठीक करने के लिए या प्रॉफिट को ज्यादा अच्छा दिखाने के लिए क्यों ना मैं क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ा के दिखा दूं। मैं कहूं कि ये जो एक मार्कर है ये मेरा 5,000 रुपये का है जो मैं क्लासरूम में इस्तेमाल करता हूं। ठीक है, ये जो लैपटॉप जो है जो सरकार ने बच्चों को दिया है ये 20 लाख का है। सरकार को तो शायद 20 लाख का ही पड़ता होगा वो 2-3 लाख का, ऐसा भी हो सकता है ना। ये जो आपको आजकल लैपटॉप्स मिलते हैं, पता नहीं आपको मिलते हैं कि नहीं मिलते, लेकिन यह है कि ये जो सरकारी तौर पे लैपटॉप्स मिलते हैं, इट इज़ नोन कि इनके अंदर बड़े फ्रॉड्स होते हैं। एक फ्रॉड करने का तरीका यह है कि उसको बताया जाए कि ये बहुत महंगा है, 20 लाख रुपए का है। तो इसी तरह से हमने क्या किया, हमने अपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री को बढ़ा चढ़ा के बता दिया, और उसके बाद ऑडिटर आए तो उन्होंने देखा कि जो बाद में सेल हो रही है वो उतने की सेल ही नहीं हो रही। हमने 50,000 का बताया था, वो 40,000 का बिक रहा है। अच्छा, तो कुछ तो गड़बड़ है दया। देखना यह है कि तो गड़बड़ क्या है। फर्दर मोर inquiry reveals that during the physical stock take a water leakage has damaged the equipment. Accordingly, in the following week, BL spent a total of rupees 15,000 per equipment for the repairing equipment. कहता है एक equipment ऐसा था जिसकी कॉस्ट 50,000 थी, लेकिन बाद में वो 40,000 का बिका है, और 40,000 का भी तब बिका है। ठीक है जी। Inquiry reveals that during the physical stock take a water leakage has damaged the equipment, और उस equipment के ऊपर जो है कुछ डैमेज भी हुआ था, 15,000 का लॉस भी हुआ है। इसका ये मतलब है कि ईयर एंड के बाद वो आइटम जो है वो ईयर एंड के दौरान ही या ईयर एंड पे वो आइटम हमारा डैमेज हो गया था। ठीक है। नेट रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एंड राइट डाउन लॉस अमाउंट कितनी होगी। उसने क्या एनआरवी भी बताएं इसकी कितनी है, और ये भी बताएं कि हमने रिकॉर्डिंग कितने की करनी है, एनआरवी लॉस की रिकॉर्डिंग कितनी करनी है। हम 50,000 रुपये के ऊपर लिख रहे हैं। खैर ये जो था ये थोड़ा और था, थोड़ी और बात थी, वो जानबूझ के रिड्यूस नहीं कर रहे थे। ये तो वैसी बात आई थी, तो मैंने कहा कि हम जानबूझ के इन्वेंट्री को ओवर प्राइस शो करा के तो प्रॉफिट को एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि एक आइटम ऐसा है इन्वेंट्री का जो कि 40,000 का बाद में बिका है, वो भी 15,000 रुपया खर्च करने के बाद। तो 40,000 उसकी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है, 15,000 एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल है, टोटल बना 25,000। टोटल उससे हमें 25,000 आया था। सब्सिक्वेंटली हमने वो आइटम इन्वेंट्री के अंदर 50,000 का लिखा हुआ है, तो उसकी एनआरवी जो है वो 25,000 बनती है। दूसरा उसने ये पूछा कि बताएं कितना राइट डाउन करना है। हमने 50,000 रुपये के ऊपर लिखा हुआ है, हालांकि वो 25,000 रुपये पे होना चाहिए था, तो 50 माइनस 25 25,000 ही बनता है। तो 25,000 का ही हमारा एनआरवी लॉस रिकॉर्ड होगा। ठीक है जी। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में क्या आएगा, मेरा ख्याल है ये इसने बहुत सारे सवाल बनाए हुए थे, फिर बीच में थोड़े थोड़े करके ना कॉपी पेस्ट कर दिए जिसने सवाल बनाए। ये तो सवाल रिपीट ही हो गया मेरे ख्याल से। अब नॉर्मल वेस्ट
शामिल नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अलाउड, इनमें से कौन सा अलाउ होगा? थोड़ा सा फर्क है सवाल में। अब नीचे 3 ऑप्शन ऐसी हैं जो कि आपकी अलाउ नहीं है, बाकी जो है वो अलाउ होंगी। तो ना आपकी अब नॉर्मल वेस्टेज अलाउ होती है, ना स्टोरेज कॉस्ट अलाउ होती है, ना सेलिंग कॉस्ट अलाउ होती है। सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो है ये आपकी कॉस्ट में शामिल होंगे। स्पाइस लिमिटेड इंपोर्टेड रॉ मटेरियल फ्रॉम चाइना वर्थ 10 मिलियन। 10 मिलियन के उन्होंने रॉ मटेरियल जो है वो चाइना से इंपोर्ट किया है। उन्होंने 8 लाख पे किया है इंपोर्ट ड्यूटीज़ के तौर पे, 2 लाख एज इम्पोर्ट टैक्स। द इम्पोर्ट टैक्स वर सब्सिक्वेंटली रिफंडेड बाय द गवर्नमेंट। तो ये जो रिफंड टैक्सेस हैं ये आपके एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेंगे। सिर्फ एसेट की कॉस्ट या इन्वेंट्री की कॉस्ट जो है उसके अंदर आएगा जी 10 मिलियन, साथ में 8 लाख जो कि इम्पोर्ट ड्यूटीज़ हैं। 2 लाख शामिल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये आपके रिफंडेबल टैक्सेस हैं। दे पेड 150,000 फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ये भी एसेट की कॉस्ट में शामिल होगा। एंड ऑफ द मटेरियल फ्रॉम चाइना एंड अनदर 200,000 एज पोर्ट हैंडलिंग चार्जेस। हैंडलिंग चार्जेस भी एसेट की कॉस्ट में शामिल होंगे फॉर लोडिंग द मटेरियल। मार्केटिंग एक्सपेंस 1 लाख के ये एसेट की कॉस्ट में शामिल नहीं होंगे। और जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स 2 लाख के ये भी एसेट की कॉस्ट में शामिल नहीं होते हैं, ये स्पेसिफिकली उन्होंने बताया हुआ है। तो उसने पूछा ये है कि इन्वेंट्री की वैल्यू क्या होगी, तो जितने मैंने हाईलाइट किए इन सारों को जमा कर दें। ठीक है जी, 8 और 2 10 और 11 50, तो 10 लाख या 11,150,000 सॉरी हाँ 11.150 मिलियन। क्वेश्चन 13, एनी अमाउंट ऑफ राइट डाउन ऑफ इन्वेंट्री टू नेट रियलाइजेबल वैल्यू शुड। ये जो आप राइट डाउन करते हैं इन्वेंट्री की नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे, उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा? ट्रीटेड एज डेफर्ड एक्सपेंस एंड राइट ऑफ बेस्ड ऑन द एवरेज इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। जी नहीं, ये तो हम लोगों ने कहीं नहीं पढ़ा इन एवरेज इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड क्या होता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये आप आगे पढ़ेंगे कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जाकर। रिकॉग्नाइज एन एक्सपेंस इन द पीरियड इन विच द राइट डाउन अकर्स। यस, ये काम हम करते हैं कि हम उसको एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड करते हैं उसी पीरियड में। ये बड़ा ज़रूरी है उसी पीरियड में रिकॉर्ड करना, क्योंकि ये खर्चा उस आइटम का है जो लॉस हुआ था पिछले साल में, चाहे वो अगले साल में जाके बिका है। जैसे ये वाला इन्वेंट्री आइटम जो था 50,000 का, ये लॉस हमारे इसी साल में हो गया था, इसलिए ये इसी साल के प्रॉफिट के साथ एडजस्ट होना चाहिए। तो हम लोग कहेंगे कि इट इज़ रिकॉर्डेड इन द पीरियड इन विच द राइट डाउन अकर्स। नेक्स्ट पीरियड में भी नहीं जाएंगे, ये भी ऑप्शन ठीक नहीं है। रिकॉग्नाइज एज करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी के तौर पे भी इसको रिकॉर्ड नहीं करते। करंट लाइबिलिटी के तौर पे क्या रिकॉर्ड करते हैं, एफएआर में पढ़ेंगे आप। लेकिन यहाँ पे करेक्ट आंसर ये है, द एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल इज कॉल्ड नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ओए होए, बहुत मुश्किल सवाल, 15 नंबर भी नहीं मैंने पढ़ना, खुद ही पढ़िएगा। कामरान इज एन एंटीक डीलर, हिज इन्वेंटरी इंक्लूड्स अ क्लॉक व्हिच कॉस्ट ₹158,000. कामरान एक्सपेक्ट टू spend 7,000 on repairing, which will mean that he will be able to sell the cost 260,000. ओए हो, 2,60,000 का बेच देगा। अगर 7,000 का खर्चा करेगा तो 260 का बेच देगा। To replace the same item of inventory would cost 255. At what value should the clock be included in the Kyron's inventory? ऊपर कामरान था, नीचे कायरन आ गया, तो इसने भी वही गलतियां की है जो मेरे टीए ने की थी। ठीक है, नहीं वो आप लोगों की क्लास में जिक्र नहीं हुआ था, वो हम लोग क्लास सवाल कर रहे थे तो ऊपर जो है वो कुछ और नाम आ रहा था, नीचे कुछ और नाम आ रहा था। तो उसने कायरन को कामरान तो कर दिया, लेकिन भूल गया कि आगे भी कायरन है, तो ये भी कामरान ही है समझो। तो ये भी कामरान ही है। तो जनाबे वाला इसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो होती है 2,55,000। स्टैंडर्ड हमें इसके बारे में कुछ नहीं बताता, हम लोग दो चीज़ों को ही कंपेयर करेंगे, ओरिजिनल कॉस्ट एंड NRV। ओरिजिनल कॉस्ट 1,58,000 है, NRV इसकी कितनी है, 2,60,000 का बिकेगा। अगर हम इसके ऊपर 7,000 की कॉस्ट स्पेंड करेंगे तो हमें इससे 2,53,000 बचेगा। तो इन्वेंट्री आइटम 253 पे रिकॉर्ड होना चाहिए या 158 पे रिकॉर्ड होना चाहिए, 158 पे। क्यों भला? क्योंकि ये लोअर आइटम है, लोअर आइटम के ऊपर इन्वेंट्री रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कॉस्ट इन द फॉलोइंग आइटम। यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, सारे कॉस्ट को जमा करेंगे तो हमें पता चल जाएगा यूनिट कॉस्ट कितनी है। रॉ मटेरियल, लेबर, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, ये आपको पता है ये शामिल नहीं करते। तो हमारे पास करेक्ट आंसर है 900। Jazib Associate had 40 units of inventory out of which 10 units are damaged. The cost per unit is 2,554 and normal selling price is 2,900. The damaged units are expected to be sold at 60% of the normal selling price.
द सेलिंग कॉस्ट ऑफ रुपीज 150 आर इनकर्ड ऑन ईच यूनिट सोल्ड वेदर नॉर्मल और डैमेज, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ राइट डाउन ऑफ इन्वेंट्री इफ एनी। राइट डाउन ऑफ इन्वेंट्री पूछा है, यानी कि इन्वेंट्री की वैल्यू में क्या कमी आएगी, यानी कि एनआरवी लॉस पूछा है आपसे, ठीक है जी। एनआरवी लॉस 10 यूनिट्स का है, एनआरवी लॉस कितना है, वो आएगा वो आपकी कॉस्ट माइनस एनआरवी करके। आइटम की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 2554 रुपए। इसकी एनआरवी कितनी है, एनआरवी के बारे में वो कहता है कि 2900 जो है वो इसकी सेलिंग प्राइस है, नॉर्मल सेलिंग प्राइस, लेकिन द डैमेज यूनिट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड एट 60%। 2900 का 60% लेंगे तो ये उसकी नॉर्मल सेलिंग प्राइस आएगी, ठीक है जी। एंड द सेलिंग कॉस्ट ऑफ रुपीज 150 आर इनकर्ड। अभी इसमें 150 की सेलिंग प्राइस जो है पर यूनिट माइनस करनी होगी, तो फिर आपकी कॉस्ट आएगी। देखिए स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, मैंने जानबूझ के एक ही लाइन में लिखा है सारा कुछ ताकि आपको इस तरह की नोटेशंस लिखने की समझ आए। एनआरवी का जो लॉस है वो 10 यूनिट्स का है, तो मैंने इसलिए सबसे पहले 10 यूनिट्स को मल्टीप्लाई किया, फिर अंदर 1 यूनिट की कैलकुलेशन हो रही है। एनआरवी लॉस कैसे आता है, कॉस्ट माइनस नेट रियलाइजेबल वैल्यू करके। आइटम की कॉस्ट है 2554, ये आ गई, और ये जो है इसके आगे ये जो ग्रीन हाईलाइटेड है ये इसकी एनआरवी है। एनआरवी कैसे आती है, 2900 का 60% जो है वो इसकी नॉर्मल सेलिंग प्राइस जो है वो 2900 है, उसका 60% के ऊपर ये आइटम सेल होंगी, तो 2900 का 60% 1700 कितना आता है भाई, 1740। लेकिन उसमें से आपको 150 रुपए की जो है वो सेलिंग कॉस्ट भी लगानी पड़ेगी, तो ये पूरा का पूरा जो फैक्टर है ये आपकी एनआरवी है 1 यूनिट की। कॉस्ट में से एनआरवी माइनस करेंगे तो ये पूरा पूरा फैक्टर आपका क्या बन जाएगा, लॉस ऑफ 1 यूनिट। इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 यूनिट्स का लॉस आ जाएगा। तो ये कितना बनता है जी, कितना बनता है भैया, 6640। तो इधर ऑप्शन ही नहीं है, नहीं नील का मतलब है जीरो, कि कोई एनआरवी लॉस नहीं होगा। 2900 तरफ 60% कितना बनता है जी, 1740 में से 150 माइनस करें, 1590 हो गया ना। अब 2554 में से 1590 माइनस करें, नहीं माइनस नहीं आएगा, पॉजिटिव ही आंसर 9640, और इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9640 आपका आंसर आएगा। ये आ गया ना। वो कहते हैं 40 यूनिट्स हैं, सिर्फ उसमें से 10 खराब है, 30 तो ठीक है। अगर वो हमें कहता है ना बताएं क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है, तो फिर हम उन 30 की भी अमाउंट लिख लेते। हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री तो कैलकुलेट ही नहीं करनी, उसने हमें कहा कि राइट डाउन ऑफ इन्वेंट्री बताओ कितने, इन्वेंट्री में राइट डाउन कितना करना होगा, यानी कि एनआरवी लॉस कितना करना होगा। तो हम लोगों ने क्या किया, हमने पहले देखो 1 यूनिट की सेलिंग प्राइस निकालो, सेल प्राइस हम लोग कहते हैं जी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सेल्स, तो ये एनआरवी के इक्वल बनती है। पहले 1 यूनिट की कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1 यूनिट एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है 2600 का 60%, 2900 का 60%। एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल जो है वो कोई नहीं है, 150 की उसके ऊपर जो है ना वो मार्केटिंग लगेगी, तो ये हमारे पास कितना आ जाता है जी 1590। ये एनआरवी है, आइटम की कॉस्ट कितनी है 2554, तो इसका मतलब है कि एनआरवी लॉस एक प्रोडक्ट का कितना आया है, एनआरवी लॉस कितना आया है 964। ये 1 यूनिट का है, आपके पास 10 यूनिट है, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो 9640 वही आंसर आ जाता है जो हमने निकाला है। तो बेसिकली यही वर्किंग जो ऊपर नीचे हमने की है वो मैंने सारी एक ही लाइन में कर दी है कि 2900 ज़रब 60 माइनस 0 माइनस 150, ये जो भी आए इसको कॉस्ट में से माइनस करें और जो आंसर आए उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें। Ghalib Associate has 20 units of product C4 at the cost of rupees 3660। इसके पास C4 है, सबसे पहले तो CTD वालों को कॉल करें। C4 रख के क्या करें, C4 आपको पता है क्या होता है, बम धमाकों में इस्तेमाल करने वाला मटेरियल होता है। तो जो है ना वो सबसे पहले जो है ना वो उसको कॉल करें, CTD वालों को कॉल करें, इसके पास एक्सप्लोसिव मटेरियल है। खैर C4 हो सकता है एक प्रोडक्ट C का कैटेगरी नंबर 4 हो,
लेकिन C4 जो होता है वो भी होता है, क्या नाम है, एक्सप्लोसिव मटेरियल भी होता है, ठीक है। अच्छा, द प्रोडक्ट हैज बीन सोल्ड एट ₹4,000, बस इतना सस्ता बेचता है, कॉस्ट है उसकी 3640 और 4000 का बेच देता है पर यूनिट एंड रुपये। ये फिर नकली वाला C4 ही होगा, ठीक। ये नकली वाला C4 होगा जो 600 किलो जो है वो बम्बई में छुपा दिया गया है। तो खैर 4000 पर यूनिट एंड ₹150 कमीशन इज पेड ऑन ईच। ये एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सेल्स है, मार्केटिंग कॉस्ट है। ए न्यू प्रोडक्ट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय ए कंपटीटर, कंपटीटर भाई आए हैं, उन्होंने क्या कहा है, इट इज सिमिलर टू प्रोडक्ट C4 एंड इज बीइंग मार्केटेड एट 3200। लो जी, अब वो 3200 की बेचेगा। गालिब इज ऑफ द ओपिनियन दैट इन फ्यूचर इट विल आल्सो हैव टू रिड्यूस द प्राइस टू 3500। ये कहता है पैसे कम करने पड़ेंगे लेकिन 3500 तक जाऊंगा। कहता है जी NRV की कैलकुलेट करें पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट C4 क्या होगी। NRV होती है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। NRV के बड़े सवाल पूछता है क्या, ठीक है जी। अब वो कहता है कि जी 3500 रुपए का जो है ये यूनिट बिकेगा, लेकिन ये तो इसकी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है। एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल भी तो निकालनी है और एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सेल्स भी निकालनी है। कॉस्ट टू सेल 0 है, यानी कि ये एज इट इज ही बिक जाएगा। अगर वो ये कहते हैं ना कि हमें अपनी पैकिंग दोबारा करनी पड़ेगी, प्रोडक्ट के लिए जो है ना वो कुछ और किसी तरीके से उसके सेफ्टी स्टैंडर्ड चेंज करने पड़ेंगे, तो वो एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल में आने थे। लेकिन ये जो 150 है ये इसका कमीशन है, ये एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सेल्स में आएगा, ठीक है जी। तो ये इसकी सेलिंग मार्केटिंग वगैरह जो है ये इसमें आती है। तो टोटल जनाब हमारे पास इससे बचेंगे कितने, 3350 रुपये। तो 3350 रुपये जो है वो इसकी NRV है। कॉस्ट इसकी 3660 है। हम 4000 का बेचा करते थे, फिर ये आया न्यू कंपटीटर और इसने आके जो है वो काम खराब कर दिया। तो अगर हम इससे पूछें कि हमारी जो है वो NRV का लॉस कितना है, तो NRV का लॉस कैसे आएगा, वो आएगा 3660 माइनस 3350, ये हमारा NRV लॉस आएगा। लेकिन उसने NRV लॉस नहीं पूछा, अमाउंट ऑफ राइट डाउन ऑफ इन्वेंट्री नहीं पूछी, उसने पूछा कि बताओ इसकी NRV कितनी होगी। NRV लॉस नहीं पूछा, सिर्फ NRV पूछी है जो कि होगी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सेल्स, ठीक है। अच्छा सॉरी, ये उल्ट लिखा है मैंने। कॉस्ट टू सेल जो होता है वो मार्केटिंग एक्सपेंस वगैरह होते हैं 150, और एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सेल्स जो कि कॉस्ट सेल्स को कंप्लीट करने के लिए आपको जो रिपेयर मेंटेनेंस या इस तरह के खर्चे करने पड़ते हैं वो एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सेल्स होगा। चलो जी, 20 जो है ये सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। इन प्रिपेयरिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द करंट ईयर एन एंटिटीज क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज अंडरस्टेटेड बाय ₹200,000। क्लोजिंग इन्वेंट्री कम दिखाई गई है और उसका इफेक्ट क्या होगा। अच्छा, ये एक इंटरेस्टिंग वर्ड है, इसके ऊपर गौर करना है आपने। इफ इट रिमेन्स अनकरेक्टेड, अगर आप इसे ठीक नहीं करते तो इसकी वजह से हमारा प्रॉफिट के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा। या वो ये कहता है कि ये एरर कर दिया, बताओ इससे हमारे प्रॉफिट के ऊपर क्या इंपैक्ट आया है। देखिए हमने क्या किया है, क्लोजिंग इन्वेंट्री को अंडरस्टेट किया है। क्लोजिंग इन्वेंट्री और प्रॉफिट जो है ये दोनों डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। तो अगर हम क्लोजिंग इन्वेंट्री कम करके दिखाएंगे तो हमारा प्रॉफिट भी कम होगा, कम करके दिखाया गया होगा। हमारा प्रॉफिट ज्यादा बनता था लेकिन हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री कम दिखाई, जिससे हमारा प्रॉफिट भी कम हो गया। अब अगर हम इस एरर को ठीक करते हैं तो हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो बढ़ेगी तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा। अभी क्या है, अभी प्रॉफिट कम शो हुआ है। तो उसने ये पूछा है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ दिस एरर इफ इट रिमेन्स अनकरेक्टेड। अगर ये एरर अनकरेक्टेड रहे तो हमारा जो प्रॉफिट है वो भी अंडरस्टेटेड है, प्रॉफिट भी अंडरस्टेटेड है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट के साथ जो रिलेशनशिप होता है ना वो डायरेक्ट होता है, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा प्रॉफिट भी बढ़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक कम होगा प्रॉफिट भी कम होगा। लेकिन किसी भी साल का ओपनिंग स्टॉक का जो रिलेशनशिप होता है वो इनवर्स होता है प्रॉफिट के साथ। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग ओपनिंग स्टॉक का कंपैरिजन चेक करें, ओपनिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम होगा, ओपनिंग स्टॉक कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। तो जरा देखिएगा कि इस सिचुएशन में क्या हुआ। हमारे करंट ईयर का जो स्टॉक है
वो अंडरस्टेटेड है, और करंट ईयर का जो स्टॉक है वो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बनता है, तो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक भी जो है वो भी अंडरस्टेटेड ही होगा ना। करंट ईयर के क्लोजिंग स्टॉक का हमारे प्रॉफिट के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, लेकिन नेक्स्ट ईयर के, जब हम नेक्स्ट ईयर की बात करेंगे, उसके ओपनिंग स्टॉक का हमारे प्रॉफिट के साथ इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इनवर्स रिलेशन का ये मतलब है कि अगर हमारा करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक जो है वो अंडरस्टेटेड है, तो हमारा प्रॉफिट जो है वो ओवरस्टेटेड हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा कि क्लोजिंग स्टॉक के अंदर कोई भी जो फर्क होता है ना, वो हमारे करंट ईयर को जिस तरह से इफेक्ट करता है, उससे दूसरा या उसका मिरर इमेज जो है वो हमारा करंट ईयर को इंपैक्ट करता है। ठीक है, तो जनाब करंट ईयर का प्रॉफिट अंडरस्टेट होगा और नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट ओवरस्टेट हो जाएगा। अब अगर वो आपसे ये पूछता कि बताएं कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन प्रॉफिट इफ दिस एरर इज करेक्टेड, अगर ये एरर करेक्ट किया जाएगा तो फिर आपके प्रॉफिट के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा। अब ये सवाल कंप्लीट हो गया हमारा। अब मैं एक और सिनेरियो क्रिएट कर रहा हूं और उसमें मैं आपको बता रहा हूं कि क्या इंपैक्ट आएगा। अगर ये एरर करेक्ट कर रहा हो तो हमारे प्रॉफिट्स के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा, हमारे प्रॉफिट्स के ऊपर कैसे इंपैक्ट कैलकुलेट होगा। एरर को करेक्ट करने से इन्वेंट्री बढ़ेगी, करंट ईयर का प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा, करंट ईयर्स प्रॉफिट विल इंक्रीज। और इस एरर को ठीक करने से नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट में क्या इंपैक्ट आएगा, नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है जी, तो इन्वेंट्री का करंट ईयर के, बस सिर्फ एक बात याद कर लें कि करंट क्लोजिंग इन्वेंट्री और प्रॉफिट का डायरेक्ट रिलेशन होता है। ओपनिंग का फिर इन्वर्स कर सकते हैं और अगले साल ये दोनों चीजें उल्ट हो जाएंगी। ठीक है, नहीं, क्लोजिंग ओपनिंग होगा अगले साल का, अगले साल का क्लोजिंग तो कुछ और होगा। सही है ना, तो वो अगले साल का जो है ना वो ओपनिंग हमारे लिए पिछले साल का क्लोजिंग है, लेकिन पिछले साल का ओपनिंग अगले साल का क्लोजिंग नहीं है, वो सिर्फ पिछले साल का क्लोजिंग है। ठीक है, तो इस तरह से Maria had opening inventory of 900 units at 5 units at ₹5 per unit। ये इसके साथ ना यहाँ पे ये होना चाहिए था पर यूनिट। 900 यूनिट्स है उसकी इन्वेंट्री में, ₹5 का एक यूनिट है इन्वेंट्री का एट 1 जनवरी 2019। ओपनिंग स्टॉक है ये, 1 जनवरी पे जो चीज़ होती है वो ओपनिंग स्टॉक होती है। तो ओपनिंग स्टॉक है 900 यूनिट का, ₹5 पर यूनिट के हिसाब से 4500 का। ड्यूरिंग द मंथ शी मेड द फॉलोइंग परचेजेज एंड सेल्स, परचेज किया, सेल किया, परचेज किया, सेल किया। मारिया यूज पीरियोडिक वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड जो होता है वो कैलकुलेट करती है, यूज करती है, पीरियोडिक मेथड यूज करती है फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री एट 31 जनवरी 2019। तो हम कहते हैं कि वेटेड एवरेज के अंदर हम सारे जितने भी अवेलेबल यूनिट्स होते हैं उन सब की एक वेटेड एवरेज निकाल लेते हैं। ठीक है, और वो वेटेड एवरेज से फिर हम लोग एक फाइनल वेटेड एवरेज कॉस्ट निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि इसके पास यूनिट्स कितने बचे। देखें, इसके पास 900 यूनिट्स थे, फिर इसने 1000 यूनिट्स और परचेज किए 5 जनवरी को, फिर इसने 1250 यूनिट सेल किए, माइनस कर दें, फिर इसने 600 यूनिट परचेज किए, फिर इसने 550 यूनिट सेल किए। तो इसके पास क्लोजिंग यूनिट्स कितने बचे जी, 700 यूनिट्स। उसने पूछा हुआ है इन्वेंट्री की वैल्यू क्या है। अगर यूनिट्स पूछ लेता तो फिर तो आसानी थी, फिर तो कोई कैलकुलेशन इस्तेमाल नहीं करनी पड़ी थी, लेकिन उसने हमसे ये पूछा है कि भाई बताओ वैल्यू इन्वेंट्री की क्या है। तो स्टॉक यूनिट्स आगे हमारे पास कितने, अब हमें एक वेटेड एवरेज प्राइस चाहिए, जिस वेटेड एवरेज प्राइस से हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। वेटेड एवरेज प्राइस का कैलकुलेशन का फार्मूला क्या होता है कि आपके जितने भी यूनिट्स जो आपने पूरे साल में बेचे हैं वो कब कब आए थे और कितने कितने के आए थे। ये 900 यूनिट्स हमारे 500 के आए थे, 900 यूनिट्स हमारे पास ₹5 के आए थे, 4500 इनकी कॉस्ट बनती है। 1000 यूनिट ₹6 के हिसाब से आए थे, 6000 इनकी कॉस्ट बनती है, और 600 यूनिट ₹7 के आए थे, 4200 इनकी कॉस्ट बनती है। टोटल हमारे पास कितनी कॉस्ट बनेगी, 14700। क्या ख्याल है, 14700 के हमने यूनिट्स कितने लिए हैं, 900, 1000 और 600, 2500 यूनिट्स। तो 14700 तकसीम 2500 कितनी बनती है जी एक यूनिट की कॉस्ट। तो ये एक एवरेज कॉस्ट आ जाएगी हमारी कि हमने पूरे साल में जितने भी यूनिट्स परचेज किए उनकी कॉस्ट कितनी थी
और कितने यूनिट्स परचेज किए थे? 14,700 तकसीम 2500 कितना बना जी? 5.9 कर लेते। तो हमने 700 को 5.99 पर यूनिट के हिसाब से आपने कैलकुलेट करना है, कितना बनता है जी? 4116। ये वाला हमारा आंसर। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो फार्मूला किसी और तरीके से हमने पढ़ा हुआ है, तो ये वही है जो कैलकुलेशन आपने की थी। क्या? ओपनिंग स्टॉक मल्टीप्लाई बाई प्राइस, और उसके बाद जब जब आपने परचेज किया था, परचेज 1 उसकी प्राइस Q1 P1 प्लस Q2 P2 प्लस Q3 P3, जितनी दफ़ा आपने जो है ना वो परचेजिंग की है वो डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ 1, यानी कि ओपनिंग यूनिट्स प्लस परचेज 1 के यूनिट्स Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, तो जितने भी होंगे ये सारे नीचे जमा कर देंगे। यानी कि फार्मूला कुछ इस तरह से बनेगा 900 ज़रब 5 जमा 1000 ज़रब 6, ठीक है जी, प्लस 600 मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइडेड बाय 900 यूनिट ओपनिंग, 1000 यूनिट नए आए और 6000 के मजीद नए आए, तो 5.9 की आपकी कॉस्ट बन रही। तो बेसिकली ये होता है वेटेड एवरेज एक्सपेंडिचर मेथड के आपने कितनी दफ़ा एक्सपेंडिचर किया है, कब कब कितने कितने यूनिट्स परचेज किए थे, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो हमें कॉस्ट निकाल लेते हैं कि यार पूरे साल में जब जब भी परचेज किए हैं, डिफरेंट डेट्स पे परचेज किए हैं, इन सब की कॉस्ट को जमा करें, नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिवाइड करें, एक एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। अब देखें ज़रा गौर से, हमारे पास जो पहले वाले यूनिट्स थे वो 5 रुपये के थे, बाद में 6 रुपये के यूनिट आए और एक दफ़ा 7 रुपये के यूनिट आए। तो कोई 5 के आ रहे हैं, कुछ 6 के आ रहे हैं, कुछ 7 के आ रहे हैं, तो हमारे पास एवरेज कॉस्ट जो है वो 5.9 आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑन क्लोजिंग इन्वेंटरी इफ एन आइटम हैविंग कॉस्ट ₹25 और नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ 3000 हैज बीन ओमिटेड फ्रॉम ईयर एंड इन्वेंटरी काउंट। अच्छा, इन्वेंटरी काउंट से जो चीज मिस हो जाती है उसकी कॉस्ट हम मिस कर देते हैं। ठीक है जी, जब वो रिकॉर्ड होनी है तो फिर वो हम लोग इन्वेंटरी काउंट में क्या करते हैं, हम देखते हैं कि भाई आइटम्स पड़ी हुई है कि नहीं, और फिर उसकी एनआरवी कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर कॉस्ट उसकी 5000 है, एनआरवी 3000 है, तो उसको किस अमाउंट पे हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आना चाहिए? एनआरवी के ऊपर आना चाहिए। तो हमारी इन्वेंट्री के ऊपर एनआरवी जो है वो हम लोग ऐड करना भूल गए हैं, तो उसने कहा कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, हमारी इन्वेंट्री अंडरस्टेट हो जाएगी 3000 रुपये से। इन्वेंट्री इज अंडरस्टेटेड बाय 3000, उसकी कॉस्ट ठीक है 2500 है, अच्छा सॉरी कॉस्ट 2500 है, मैं समझा 5000 है, कॉस्ट जो है वो कम है, एनआरवी 3000 ज्यादा है, तो कॉस्ट के ऊपर रिकॉर्ड होगी। तो हमारी जो आइटम है इन्वेंट्री आइटम वो 2500 से अंडरस्टेटेड है। ये चीज़ हमने जो मिस की है वो हमारी इन्वेंट्री में शामिल नहीं है। किस अमाउंट पे शामिल होनी चाहिए थी? 2500 के ऊपर। मुझे लगा ये 5000 लिखा हुआ है, तो इस वजह से मैं इन्वेंट्री रियलाइजेबल वैल्यू पे लिख रहा था। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ क्लोजिंग इन्वेंट्री इज अकाउंटेड फॉर एज 240,000 इंस्टेड ऑफ 180,000। क्लोजिंग इन्वेंट्री 2,40,000 लिख दी है, जबकि 1,80,000 थी, 60,000 से ओवरस्टेट कर दी है। 60,000 से अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवरस्टेट किया तो प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट होगा? प्रॉफिट भी ओवरस्टेट हो जाएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट एज वेल एज नेट प्रॉफिट विल बी एग्जैजरेटेड। बात ठीक है, प्रॉफिट भी ज्यादा लिखा हुआ है और नेट प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, क्योंकि जो ग्रॉस प्रॉफिट पे इंपैक्ट है वही नेट प्रॉफिट पे भी इंपैक्ट है, वही चीज जमा होकर नीचे आनी होती। तो एग्जैजरेटेड का मतलब है ओवरस्टेटेड। ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट विल बी अंडरस्टेटेड, जी नहीं। ग्रॉस प्रॉफिट विल बी एग्जैजरेटेड बट नेट प्रॉफिट विल बी अंडरस्टेटेड, जी नहीं। और ये भी नहीं, दोनों के ऊपर सेम इंपैक्ट आएगा, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट की जमा तफरीक से ही बनता है। सॉरी, ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर लिखा, उसमें जमा तफरीक किया, नेट प्रॉफिट आ गया। तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट में कुछ एरर है तो नेट प्रॉफिट्स में भी वो एरर रिफ्लेक्ट होगा। An organization has opening inventory of ₹35,000 units at 3.5 रुपए per unit. Okay. During the month, it made purchases of 40,000 units at ₹5. Sales were 50,000 units. What is the value of cost of goods sold during the month if the entity uses the continuous weighted average method for inventory valuation? Continuous weighted average method जो होता है वो होता है कि जब भी आप सेल्स करते हैं, आप उस वक्त अपनी कॉस्ट फार्मूला से कैलकुलेशन करते हैं और ये निकालते हैं कि ये कितने की बिकी होंगी। ठीक है,
तो जनाब देखिएगा ज़रा गौर से, इसके लिए स्टोर लेजर कार्ड टाइप बनता है। उसने 35,000 यूनिट्स लिए थे, 35.5 रुपए के ओपनिंग स्टॉक में थे। 35,000 यूनिट्स 3.5 रुपए के हिसाब से कितना बनता है जी? 1,22,500। वेरी गुड। अच्छा, ड्यूरिंग द मंथ इट मेड परचेजेज ऑफ 40,000 यूनिट्स, 40,000 यूनिट्स की परचेजेस की हैं। सेल्स व ₹50,000, तो 40,000 यूनिट्स की इसने परचेजेस की हैं। कितने रुपए के ऊपर? 5 रुपए के ऊपर। तो ये कितनी हो जाएंगी? 2 लाख की परचेजेस हो जाएंगी। अब उसने क्या किया है? 50,000 यूनिट्स बेचे हैं। अब जो 50,000 यूनिट्स उसने बेचे हैं वो किस कॉस्ट पे बेचे होंगे? सवाल तो ये है, एवरेज के ऊपर। यहाँ से एवरेज निकाल सकते हैं आप, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए हमारे पास थे ये कितने, 75,000 यूनिट्स 3,22,500 रुपये के ऊपर। तो रेट निकाल सकते हैं आप, 3,22,500 तकसीम 75,000, 4.3 पूरा है जी। अब अगर उसने कुछ सेल्स की हैं 50,000 यूनिट्स की, तो ये माइनस करके दिखाई जाएंगी कितने रुपए के ऊपर? 4.3 रुपीज़ के ऊपर। कितने की सेल्स हुई जनाब? 2 लाख और 15,000, 2,15,000। तो 2,15,000 की सेल्स होगी पॉइंट बी। उसने कॉस्ट ऑफ सेल्स पूछा था 2,15,000 की। अब इसके बाद हमारे पास 25,000 यूनिट्स कितनी अमाउंट के रह गए हैं? वो मैटर नहीं करता, 3,22,000 में से 215 माइनस करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा। वो उसने पूछा नहीं था, लेकिन क्या है कि जो उसने कॉस्ट ऑफ वेटेड एवरेज मेथड यूज कर रहा था, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पूछा था उसने कितनी। ठीक है जी, आगे ये सिंपल से जो है ना ये क्वेश्चंस हैं, इसको करते जाते हैं। आप जरा क्विकली देखते हैं, जो थोड़ा लंबा या थोड़ा भयानक लगेगा सवाल उसको देख लें। क्वेश्चन 28, फिल्म मॉरिस लिमिटेड is in the business of procuring a specific type of machine and sell them to international market. Okay, international market को sell कर सकते हैं। During the year, PML bought 4 machines costing rupees 12 million, rupees 14 million and 13 million and 10 million। 4 मशीनें ली हैं, 12, 14, 13 और 10 मिलियन की। During the year, it sold only 1 machine for rupees 14 million and following the FIFO method, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। 12 मिलियन वाली 14 मिलियन की बेच दी है। इसके पास स्टॉक में क्या पड़ा हुआ है? 14 मिलियन, 13 मिलियन और 10 मिलियन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इज 37 मिलियन। जो आपके पास इन्वेंट्री में पड़े हुए हैं वो 37 मिलियन के हैं, एंड कॉस्ट ऑफ सेल इज 10 मिलियन। जी नहीं, कॉस्ट ऑफ सेल्स तो 12 मिलियन है। जो चीज़ आपने बेची है उसकी कॉस्ट 12 मिलियन है, तो 12 मिलियन एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो इसको ही टिक कर देते हैं। लेकिन क्या क्लोजिंग इन्वेंट्री 37 मिलियन की है? 14, 13 और 10, 37 मिलियन ही बनता है। तो सवाल भयानक था लेकिन बहुत इजी था। 12 वाला तो बेच दिया, 14 का हाँ रिमेनिंग। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री क्लोजिंग स्टॉक, वो क्लोजिंग स्टॉक को कहते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं पूछा उसने, कॉस्ट ऑफ सेल्स आगे आएगी। कॉस्ट ऑफ सेल्स 12 मिलियन। 2 मिलियन का प्रॉफिट होगा, उसने पूछा ही नहीं, हम बताएंगे भी नहीं। इजी क्वेश्चंस होते हैं। सुपर इलेक्ट्रॉनिक बॉट एयर कंडीशन 33 पढ़ने लगे हैं जी। सुपर इलेक्ट्रॉनिक बॉट 10 एयर कंडीशन ऑफ 50,000 ईच। 2 of these were installed in office. 3 have been sold to customer at a profit margin and remaining are held in stock. 2 लगा लिए, 3 बेच दिए, 5 पड़े हुए हैं। Which of the following represent the correct accounting treatment? आपने 10 AC लिए थे, 50,000 रुपये का एक AC था। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है जी? कॉस्ट ऑफ सेल्स टू इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है, इन्वेंट्री कितनी है? हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स उन 3 यूनिट्स की सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस होगी जो हमने बेच दी है। 3 यूनिट 50,000 रुपये के आए थे, तो 1.5 लाख जो है वो हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स होगी। 3 यूनिट्स है ना, 3 यूनिट्स बेचे हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स 1.5 लाख होगी। इन्वेंट्री हमारे पास कितनी है? 5 यूनिट्स पड़े हुए हैं 50,000 वाले, तो इन्वेंट्री हमारी जो है वो 2.5 लाख होगी। तो ऑप्शन डी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है। उसने कहा है 3 have been sold to customer at a profit margin, वो हमने एक प्रॉफिट पे बेच दी है।
वो प्रॉफिट मार्जिन की अगर परसेंटेज बताता और कहता बताओ प्रॉफिट कितना है, तो फिर हम प्रॉफिट मार्जिन मार्कअप की कैलकुलेशंस करते। लेकिन यहाँ तो सब चैन ही चैन है, रावी चैन ही चैन लिखता है। उसने कहा है सिंपल ये बताओ, हल्क बिल्डिंग मटेरियल यूज 500 सीमेंट बैग्स फॉर इन्वेंट्री फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ पार्किंग एरिया ऑफ देयर ऑफिस बिल्डिंग, हाउ दीज 500 सीमेंट बैग्स शुड बी अकाउंटेड फॉर। 500 सीमेंट बैग्स। अच्छा, कंपनी का नाम है हल्क बिल्डिंग मटेरियल। बिल्डिंग मटेरियल वाले जो हैं ये बिल्डिंग मटेरियल बेचते हैं, ठीक है। नॉर्मली नाम से, मैंने शायद एक दफ़ा पहले भी बताया था, अब दोबारा बता देता हूँ, शायद इस क्लास में नहीं बताया था, कि नाम से हमें ये पता चलता है कि इनका बिजनेस क्या है। इन्वेंट्री के अंदर बिजनेस के नाम को गौर से देख लेना है, कहीं ये ना हो कि ये लोग यही चीज़ सेल परचेज करते हो। अब हल्क बिल्डिंग मटेरियल जो है ये सीमेंट बैग्स पर सेल करता है। जब ये सेल करता है तो ये इसकी इन्वेंट्री थी, इसने इन्वेंट्री को इस्तेमाल किया है अपने कंस्ट्रक्शन के लिए, खुद यूज़ कर लिया है। तो इन्वेंट्री जो होगी इसको हम लोगों ने परचेजेस में से निकालना होगा। परचेज को हम क्रेडिट करेंगे और जो जिधर इस्तेमाल हो गया है उधर हम उसको डेबिट कर देंगे, एसेट को डेबिट कर देंगे। जैसे हम लोगों ने ऊपर भी देखा था कि 10 में से 2 एसी जो है ना वो हमने खुद इस्तेमाल कर लिए, तो हमने उसकी क्या अकाउंटिंग एंट्री की होगी, एसेट अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट क्रेडिट। सेम गोज हियर कि यहाँ पे भी हम लोगों ने करना है, पता नहीं ऑप्शंस पढ़ते हैं फिर देखते हैं। इट शुड रिमेन इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री एट कॉस्ट, बिल्कुल नहीं क्योंकि हमने इस्तेमाल कर लिया है। इट शुड रिमेन इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री एट लॉर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, इस्तेमाल कर लिया तो इन्वेंट्री में रहने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इट शुड बी चार्ज एज एन एक्सपेंस व्हेन यूज्ड, जी जब ये यूज होगा तो एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड करेंगे, जी नहीं, हमने इसको पार्किंग लॉट में इस्तेमाल किया है। पार्किंग लॉट एसेट होती है, एसेट में रिकॉर्ड करना है। इट शुड बी एलोकेटेड टू द बिल्डिंग एसेट इन विच इट हैज बीन यूज्ड, यस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ऐसी बिल्डिंग को कहते हैं जो आप खुद कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, उसमें जितना भी लेबर मटेरियल जो कुछ भी लग रहा होता है वो आप उसमें डेबिट करते जाते हैं, एंड पे वो एसेट बन जाता है आपका, ठीक है जी। अब ये आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, हम ऐसा करते हैं हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं और ज़रा देखते हैं, ये सारे थ्योरी के सवाल चल रहे हैं। 48 Jafar Associates sold a generator to Sajid Enterprises for rupees 1.44 million. जाफर बेचने वाला, साजिद खरीदने वाला। This price is net of rupees 60,000 स्पेशल डिस्काउंट। अच्छा, स्पेशल डिस्काउंट दिया है, कोई बात नहीं। जाफर एसोसिएट नॉर्मली सेल्स आइटम एट 25% मार्कअप एंड यूजेस परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम टू रिकॉर्ड्स इट्स इन्वेंट्री। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम जो है वो इन्वेंट्री के तौर पे इसको रिकॉर्ड करता है, यानी कि हर आइटम के से पहले और बाद में वो उसकी जो कॉस्ट है वो कैलकुलेट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्री इज करेक्ट टू अपडेट द इन्वेंट्री। अच्छा, इन्वेंट्री अगर परपेचुअल सिस्टम होगा तो आपको पता है कि सेल्स की 2 एंट्रीज करनी होती है हमने, एक सेल प्राइस की एंट्री होती है डेटर्स टू सेल्स, और दूसरी हमारी कॉस्ट प्राइस की सेल्स होती है, कॉस्ट ऑफ सेल्स टू इन्वेंट्री। तो यहाँ पे उसने क्या बताया हुआ है, डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्रेडिट इन्वेंट्री। डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल्स कहाँ, जो दूसरी एंट्री है वो पूछ रहा है, तो डेबिट इन्वेंट्री, क्रेडिट कॉस्ट ऑफ सेल्स ये तो हम नहीं करते। अब अमाउंट का पता करना है, अमाउंट कितनी है, अमाउंट है इसकी जितनी अमाउंट पे रिकॉर्ड सेल्स किया वो वाली अमाउंट, इसकी जो कॉस्ट है वो क्या है वो हमें कैसे पता चलेगी। 14,40,000 तो इसकी सेल प्राइस है, वो भी नहीं चाहिए। 60,000 इसका डिस्काउंट है, वो भी नहीं चाहिए। हाँ, यहां से हमें पता चलेगा कि आइटम जो है वो 25% मार्कअप पे सेल की जाती है, तो 25% मार्कअप की कैलकुलेशन करके हमें इसकी कॉस्ट निकालनी होगी जिससे हम इसकी एंट्री करेंगे। मार्कअप की एंट्री कैसे होती है, हम लोग कहते हैं सेल प्राइस, प्रॉफिट और कॉस्ट। परसेंटेज में देखा जाए तो 25% हमारा प्रॉफिट है, मार्कअप है, नीचे से ऊपर जाएगा, कॉस्ट 100%। तो सेल प्राइस जो है वो कितनी होगी जनाब, 125। तो अगर सेल प्राइस 125% होगी, फिर उसमें से 25% प्रॉफिट निकलेगा तो कॉस्ट 100 बचेगी। अच्छा, अमाउंट्स की बात करें, कॉस्ट उसने हमें दी हुई है 14,40,000, लेकिन ये इसकी एक्चुअल कॉस्ट नहीं है। उसने कहा है कि इन लोगों को स्पेशल डिस्काउंट दिया हमने 60,000 का, ठीक है। साजिद भाई को स्पेशल डिस्काउंट दिया है, कितने का, 60,000 का। जाफर भाई ने साजिद भाई को पेमेंट की है, ये चीज़ें बेची हैं। तो बेसिकली ये 14,40,000 नहीं है, बल्कि इसकी एक्चुअल जो सेलिंग प्राइस है, नॉर्मल सेलिंग प्राइस, वो 15 लाख रुपए है। बस इस सवाल में ये ट्विस्ट है कि 15 लाख रुपए इसकी एक्चुअल कॉस्ट है। ओके,
अब हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। 15 लाख तकसीम 15 लाख इसकी एक्चुअल कॉस्ट नहीं, सेलिंग प्राइस है, बाई मिस्टेक। 15 लाख इसकी सेलिंग प्राइस है जिस पे ये बिका है। तो 15 लाख डिवाइडेड बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपकी 12 लाख जो है इसकी कॉस्ट आएगी, और 3 लाख का इसमें से प्रॉफिट था जो कि कमाना चाहिए था, लेकिन उसे 60,000 का डिस्काउंट भी दिया हुआ है। लेकिन ये है कि जो 60,000 का है वो स्पेशल डिस्काउंट है। स्पेशल डिस्काउंट ऐड करेंगे तो नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे आएंगे, जिसके ऊपर उसने कहा है कि नॉर्मली आइटम जो है वो 25% मार्कअप पे सेल होती। तो 14,40,000 नहीं बल्कि 60,000 की आइटम ऐड करेंगे तो नॉर्मल सेलिंग प्राइस आएगी, जो कि 25% ऑफ कॉस्ट होती, 25% मार्कअप। तो 25% मार्कअप के बाद हमें पता चला कि हमारी जो कॉस्ट होगी वो 12 लाख रुपए होगी, और जो दूसरी एंट्री हमने सेल्स की करनी है वो करनी है डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड क्रेडिट इन्वेंट्री रुपीस 12 लाख पे। बुक वाले सवाल थोड़े से चैलेंजिंग है, ये काफ़ी इजी सवाल है। तो नीचे ख़त्म हो गए सवाल। सर जी एक बात पूछनी थी। एक मिनट ठहरे, आपकी सारी बातों का जवाब दूँगा। एक दफ़ा नीचे से ऊपर जाते हुए दोबारा से ज़रा देख लेते हैं। 36 बड़ा सवाल है, कर लेते हैं। At 1 December 2018, Nida has opening inventory of rupees 20,000 and at 31 December 2018, Nida had closing inventory of rupees 35,000. ओए होए, इसका क्या मतलब हुआ? 1 दिसंबर 2018 पे ओपनिंग इन्वेंट्री थी 20,000 की, यानी कि महीने के शुरू में ओपनिंग इन्वेंट्री 20,000 की थी और महीने के एंड पे क्लोजिंग इन्वेंट्री 35,000 की थी। Which of the following entries are required to account for opening and closing inventory when preparing the financial statement of the business? ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्रीज की क्या एंट्रीज होती हैं? देखिए, ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री की क्या अकाउंटिंग एंट्रीज करेंगे? हम लोग ये करते हैं कि हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री तो उधर से ही आ रही होती है ना, ट्रायल से। लेकिन ये एक टेढ़ा सा सवाल है, उसने कहा है जी कि ट्रायल कोई नहीं बन रहे, बस इनकी ओपनिंग की भी एंट्री करनी है, क्लोजिंग की भी एंट्री करनी है। तो ये याद रखिएगा कि नॉर्मली ओपनिंग स्टॉक की एंट्री नहीं होती, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री होती है, वो भी तब जब वो ट्रायल से बाहर मौजूद हो। अब इस सवाल में हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि दोनों चीज़ें ट्रायल से बाहर हैं। क्लोजिंग स्टॉक की इन्वेंट्री का आइटम एंट्री क्या होती है जनाब? क्लोजिंग स्टॉक की पहले तो मुझे बताएं। क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री होती है इन्वेंट्री डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। तो ओपनिंग स्टॉक की एंट्री इससे रिवर्स होगी, ठीक है। क्लोजिंग और ओपनिंग हमेशा एक दूसरे से डिफरेंट जो है वो बिहेवियर करते हैं। तो यहाँ पे हम ये कर लेते हैं कि हमारी जो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री है पहले तो वो देख लेते हैं। 35,000 हमारा क्लोजिंग स्टॉक है और एंट्री क्या करते हैं हम? इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। कितने से? 35,000 से। और जो उसकी दूसरी एंट्री होगी ओपनिंग 20,000, इसकी एंट्री क्या होगी जनाब? इसकी एंट्री होगी जनाब उससे रिवर्स, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट, इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट। कितने अमाउंट से? 20,000 से। तो ओपनिंग स्टॉक की एंट्री आप ये समझ लें कि कॉस्ट ऑफ सेल्स टू इन्वेंट्री होगी और क्लोजिंग स्टॉक इन्वेंट्री टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स टू इन्वेंट्री 20,000, इन्वेंट्री टू कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट, ये ऑप्शन ए ही मेरा ख्याल है सबसे रेलिवेंट बन रही। कॉस्ट ऑफ सेल्स 35,000 नहीं, 35,000 वाली एंट्री तो हम इन्वेंट्री टू कॉस्ट ऑफ सेल्स करेंगे, वो क्लोजिंग स्टॉक है। ठीक है जी। प्रॉफिट इसमें आ रहा है, इसको जरा देख लेते हैं। अली हैज ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रुपीज 1.5 मिलियन। ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग, अच्छा। परचेज मेड ड्यूरिंग द पीरियड वर 25,50,000 की, सेल ड्यूरिंग द पीरियड वर 45 लाख की, एंड ही हैज क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रुपीज 1 मिलियन। ठीक है जी। ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेजेस, सेल्स, क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री में परचेजेस ऐड करें, क्लोजिंग्स माइनस करें, तो क्लोजिंग परचेजेस ऐड करें, सेल्स माइनस करें, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री के इक्वल नहीं आना चाहिए? क्या ख्याल है? ओपनिंग में परचेजेस ऐड करें, क्लोजिंग माइनस करें, सेल्स माइनस करें,
तो क्लोजिंग इन्वेंट्री के इक्वल नहीं आंसर आना चाहिए? आंसर आता है 450। नहीं आ रहा है, टैली नहीं हो रहा। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ कि टैली नहीं होना चाहिए। नहीं हो रहा था। हो तो नहीं रहा, ये तो मुझे भी नजर आ रहा है। 15 लाख है, 25.5 है, 40.5 हो जाता है, और उसमें से माइनस हुआ है 45, तो 50,000 होना चाहिए था। ये 50 यानी कि 0.5 5 लाख होना चाहिए, 10 लाख कैसे आए? तो टैली नहीं होना चाहिए। क्या हुआ? एक तो ये बात है कि इसमें और चीज़ें भी तो होती हैं, सेल्स रिटर्न्स भी होती हैं, परचेज रिटर्न्स भी होती हैं। दूसरी बात ये है कि मोस्टली ये चीज़ें जो हैं वो तब टैली होती हैं जब आपको 100% डाटा दिया हो। तो आपने ये नहीं सोचने बैठ जाना कि ये तो टैली नहीं हो रहा। ठीक है, तो हम लोगों को सिंपल 4 आइटम्स उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की दी है। क्या? सेल्स, ठीक है जी, कितनी है जी? 45 मिलियन की, 4.5 मिलियन की, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसमें हमारे पास आएगा ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है जी? 1.5 1.5 मिलियन का। परचेजेस इसमें कितनी है जी? 2.55 मिलियन की, और लेस करना है हमने क्लोजिंग स्टॉक जो कि कितना है? 1 मिलियन का, 1.0 मिलियन। तो ये कितना बनता है जी? 3.65 नहीं बनेगा? देखो जरा, 3.05 15 में से माइनस किया ए 10, तो 5 हो गया, 25 में 30 लाख 30 बनता, 3.05 बनता है ना। अब ये इसमें से माइनस करो 3.05, तो हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट 1.45 मिलियन का। तो उसने पूछा है कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, तो हम कहेंगे जी 1.45 मिलियन का ग्रॉस प्रॉफिट। और भी आइटम्स हो सकती हैं, इसका डिफरेंस जो होगा वही तो हमारे लिए प्रॉफिट आएगा, या वट एवर जो भी है। तो ये नहीं सोचने बैठ जाना कि ये अमाउंट्स तो टैली नहीं कर रही। डाटा ठीक है जब तक उसमें कोई एरर ना हो, वो खुद ना बताए कि जनाब इसमें एरर है, आपने उस वक्त तक ये नहीं सोचना कि अच्छा इसमें कोई गलती होगी। टैली करने नहीं बैठ जाना इस तरह से। वो स्टॉक की यूनिट्स टैली करने हो तो वो उसमें टैली होता है। ये अमाउंट्स हैं, अमाउंट्स में फ़र्क आएगा तभी तो आपका प्रॉफिट आएगा, वरना जितने का आया उतने का बेच दिया, बाकी जो है वो रिमेनिंग पड़ा, आपका प्रॉफिट तो जीरो हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता। ठीक है जी, चलें जी, दैट कंक्लूड्स द टॉपिक फॉर टुडे। AP क्यू के एडिशनल क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। जो बुक के क्वेश्चन हैं वो आपके साथ शेयर हो गए हैं या हो जाएंगे, वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, तो उसमें जो है वो आपके लिए इन्वेंट्री के सारे सवाल भी हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है जी, थैंक यू।